सुनील सर, जो बात अभी कर रहे थे, राजेश भाई ने भी कही, वो नैरेटिव तो बना दिया है विपक्ष ने, लेकिन वो अभी ये कोशिश करने में जुड़े हैं, लगे हैं कि नहीं नहीं हम अभी हैं ताकतवर, वो 303 या 282 वाला ही दौर किसी स्थिति में आते हैं। और जो बात इन्होंने प्रीमियम के तौर पे कहीं निकल के आए कि वो तो जो है सीधे सीधे ये जो समर्थन मूल्य चुकाया गया है। क्या आप कहेंगे पूरे इस पे जो स्थिति है, हालात हैं आपकी? सुनील सर। धन्यवाद संजीव जी। जो बिहार को देने की बात की जा रही है कि बिहार को 54,000 करोड़ रुपए दिए गए, उसको क्या वहां की जनता स्वीकार कर लेगी? नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड क्या कर रहा है, मैं इस बात में नहीं पढ़ना चाहता। आरजेडी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या वहां की जनता जो वहां की जरूरत है वह इस सरकार ने पूरा करने की कोशिश की है? आखिर क्यों विशेष दर्जा मांगा जा रहा है? क्योंकि बिहार एक बहुत ही पिछड़ा राज्य है। बिहार में औद्योगिक विकास नहीं है। बिहार में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है पूरी तरह से तबाह है। बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ही खराब है। बाढ़ के कारण से एक बड़ा इलाका महीनों महीनों डूबा रहता है। बड़े पैमाने पर कृषि प्रभावित होती है। तो बिहार का मुद्दा क्या? बिहार का मुद्दा क्या यह है कि वहां पे एक्सप्रेस वे बने, या बिहार का मुद्दा यह है कि वहां पे बाढ़ से रोकने के उपाय किए जाए? बिहार का मुद्दा यह है कि वहां पे तीर्थ स्थलों पर कॉरिडोर बने, या जो वहां से पलायन है उसको रोका जाए? ये आपको समझना पड़ेगा। और अगर आप इसको एड्रेस करने की स्थिति में नहीं है तो आप कितना भी रुपया दे दीजिए, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। पैसे का निवेश विकास नहीं है। ये पर्यायवाची नहीं निकाला जाना चाहिए। क्या आपने पैसा खर्च कर दिया इसका मतलब आपने विकास कर दिया? ये कहीं नहीं होता। पैसा आपने खर्च किया और कहां खर्च किया, किस मौके पे खर्च किया, किस तरह से खर्च किया, ये विकास का मापदंड है। बिहार की स्थिति है कि पलायन को रोकना, बड़े पैमाने पर पलायन होता हुआ। अब क्या पलायन को बिना औद्योगिक विकास के, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के विकास के, कृषि के विकास के, इसको रोक सकते हैं आप? किसी राज्य में रुका नहीं है और यहाँ भी नहीं रुकेगा। और इस पैसे से इस सेक्टर को संबोधित करने का कोई जरिया नहीं बताया गया। पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं आप? बक्सर से भागलपुर तक एक्सप्रेसवे बन जाएगा, वैशाली से राजगीर तक एक्सप्रेसवे बन जाएगा, बक्सर के ऊपर 4 लेन पुल बन जाएगा। क्या बात करते हैं भाई आप? अभी वहां की जो जरूरत है, वहां की पूरा का पूरा इलाका बाढ़ से डूबता है। देखिए दिन अभी आएंगे आपको सुनाई पड़ने लगेगा कि बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। उस बाढ़ से कैसे बचाएंगे लोगों को? उसके बात नहीं कर रहे हैं इसमें। जो शिक्षा की स्थिति सोचिए आप कि यह बिहार राज्य जमाने से पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग कर रहा है, और आप क्या कर रहे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को हम पर्यटक केंद्र बनाएंगे, पर्यटकों को आने के लिए आकर्षित करेंगे। क्या शिक्षण संस्थाएं पर्यटन के केंद्र होती है? आप अप्रोच की बात कर लीजिए आप, तो क्या उस पैसे से वहां की जनता खुश हो जाएगी? और दूसरा, आपने खुद ही आमंत्रित कर लिया। गया में आपने 2 जगहों पर, दोनों जिले गया जिले में है, बोध गया भी और गया में गया शहर ही है। विष्णुपाद मंदिर गया शहर में है और बोध गया शहर से थोड़ा सा हट करके है, 8-10 किलोमीटर। वहां पे आप कर रहे हैं कॉरिडोर बनाएंगे। कॉरिडोर का खामियाजा आपने बनारस में भुगत लिया और अयोध्या में भुगत लिया। फिर आप कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं। वहां क्या करेंगे आप? कॉरिडोर के नाम पर लोगों को विस्थापित करेंगे, लोग बेघर होंगे, लोगों के रोजगार लुटेंगे। यही तो होगा। एकदम पतली गलियों से गुजर करके आप विष्णुपाद मंदिर में जाते हैं, बहुत पतली गलियों से, 2 आदमी चल नहीं सकते हो। क्या गया जाने वाले, विष्णुपाद मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों ने धरना प्रदर्शन किया? कोई मेमोरेंडम आपको दिया है? वहां के स्थानीय लोगों ने कोई डिमांड की है? सिविल सोसाइटी ने कोई जुलूस निकाला है कि साहब इसको जल्दी डेवलप कर दीजिए, नहीं तो बड़ी तबाही मची हुई है? क्या करेंगे आप भाई? और क्यों करेंगे आप? लेकिन आपकी प्राथमिकताओं में है, क्योंकि आप गुजरातियों को ठेके देने हैं ना, उसके पीछे तो वही है। बस वही मैं कह रहा हूं, केवल कुछ ठेकेदारों को गुजरातियों को स्थापित करना क्या करता है, ठेका देना, केवल ठेका दे देना, ये आपका पर्पस है। राजेश भाई हम लोग को सुनने के लिए बैठते हैं, गुजरात पूरा वो झेलते हैं, सहन करते हैं। जी सर, जी आप राजेश भाई के दोस्त है, राजेश भाई जानते हैं चीजों को। जिस दिन मुझे कोई ठेका मिल जाएगा तो फिर मैं बुरा मानने लगूंगा, अभी बुरा नहीं मानूंगा।
तो सवाल इस बात का है ना कि उससे भी अब लेकिन पैसा क्यों दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी का तरीका है वह ऐसे विकास के मॉडल को चुनती है जो दिखे, सिग्नेचर पुल बन जाए, भले साल 1.5 साल में गिर जाए, वो चौड़ी चौड़ी सड़कें बन जाए, भले उसमें फंस जाए। और आप बताइए कि एक्सप्रेस अब बिहार तो भुगतेगा, बाकी जगहों पे जहां एक्सप्रेस वे बनाया है आपने, वहां क्या फायदे हुए? हर राज्य देश के कई हिस्सों में एक्सप्रेस बनाए गए। क्या कहा गया था कि एक्सप्रेस बनेगा तो औद्योगिक हब विकसित किए होंगे, बाजार विकसित होंगे, किसानों को अपना उत्पाद बेचने में सुविधा होगी। बात यही दावा किया गया। उत्तर प्रदेश में 2 बने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, एक बुंदेलखंड एक्सप्रेस बना, एक पूर्वांचल एक्सप्रेस। बुंदेलखंड एक्सप्रेस बना तो क्या कहा गया था कि डिफेंस कॉरिडोर हम डेवलप करेंगे बुंदेलखंड एरिया और वहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकार एक श्वेत पत्र जारी कर दे कि कितने लोगों को वहां रोजगार मिला और कितने कॉरिडोर कितना डेवलप हो गया, वहां कितने औद्योगिक हब डेवलप हो गए, इंडस्ट्रियल हब डेवलप हो गए, कितने कृषि बाजार डेवलप हो गए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में बता दीजिए। सवाल है ना कि आप जो दिखाना चाहते हो होता नहीं है और इससे आप लोगों की नाराजगी नहीं दूर कर सकते। वही स्थिति आंध्र प्रदेश में है। मैं मान सकता हूं कि जो सिंचाई परियोजना पूरी करने के लिए बात कही जा रही है बहुत अच्छा कदम है और सिंचाई परियोजना पूरी होनी चाहिए, लेकिन जो राज्य की मांग है, राज्य में कह रहा है कि हमको राजधानी का विकास करना है, नई राजधानी मुझे बनानी है, उसकी अर्थव्यवस्था एकदम ढुलमुल स्थिति में है, वहां के कर्मचारियों को तनख्वाह देने की स्थिति नहीं है राज्य की, उसके आर्थिक विकास के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या टैक्स लगा करके दुनिया का कोई अर्थव्यवस्था सुधरी है क्या? टैक्सेशन अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने का कभी तरीका रहा है? कोई राज्य सफल हो पाया? क्या सफल हो जाएंगे? और अगर नहीं हो पाया है तो आप कैसे हो जाएंगे? और दूसरी बात, टैक्सेशन से आप कर क्या रहे हैं? आप सोचिए कि जो पैसा आप कमाएंगे उसकी स्थिति है कि 4 लाख से अधिक रुपया आप केवल ब्याज में दे रहे हैं। क्या हालत? 4 लाख करोड़ से अधिक रुपया ब्याज में दे रहे हैं। यह आपकी स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। आप और मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना यह है कि वह कोई भी बजट जो स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि को संबोधित नहीं करता वो जनहित का बजट नहीं है। बिल्कुल सर, तो जनता का बजट। और अगर आप इन चीजों को इग्नोर करते हैं, इनकी उपेक्षा करते हैं, तो जनता के बीच में आपकी लोकप्रियता बढ़ नहीं सकती। आप कुछ भी कर लीजिए, नैरेटिव फर्जी नारों पे नहीं बनता है। लोग होते हुए देखते हैं, तब जाकर के आपका नैरेटिव कारगर होता है, या आपसे लोग उम्मीद किए बैठते हैं। बिल्कुल सुनिए सर, इसमें एक चीज और भी है, इसमें निकल के आया, देश अब बार बार राहुल गांधी को सुनना चाहता है। वो उस भाषण के बाद जो उन्होंने पहला उनका मैडन भाषण था नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद, शांति पकड़े हुए, और ये भी निकल कर आ रहा है कि अभी जो ये बजट सत्र है इसमें वो बजट पे खासकर नहीं बोलने वाले, दूसरों को अवसर देने वाले। एक ये भी सोर्सेज से खबर बाहर आई है। तो क्या आप एक जो टीम जैसे खेलती है कि नहीं, अब आप भी अपना प्रदर्शन करके दिखाइए, ये भी कहीं कुछ इसमें शामिल माना जाए? छोटी सी टिप्पणी सर। ये तो किसानों की आज राहुल गांधी से मुलाकात पूरी व्यवस्था के ऊपर एक गंभीर टिप्पणी है कि इस देश का आवाम सरकार पे नहीं विपक्ष के नेता पे भरोसा करता है। जी। ये सामान्य घटना नहीं है, ये बहुत जबरदस्त नारा लिखा हुआ है। और राहुल गांधी ने यह विश्वसनीयता केवल एक भाषण से हासिल नहीं किया। जी जी। 6000 किलोमीटर की रास्ते को पैदल चल कर हासिल किया, अपने राजनीतिक गतिविधियों से हासिल किया। बिल्कुल। और यह जो उनकी विश्वसनीयता जो बनी है, लोकप्रियता बढ़ी है, यही भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह अच्छे से पता था कि अगर राहुल गांधी ही एकमात्र नेता है या कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर पर इस सरकार के खिलाफ एक माहौल बना सकती है और लोगों के बीच में लोकप्रिय हो सकती है, इसीलिए 2014 से जो राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा था, पप्पू कहना, गैर जिम्मेदार कहना, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ बताना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर न निकलने वाला बताना और एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन के रूप में चिन्हित करना, यह अनायास थोड़े था। यह पता था कि इस व्यक्ति को लोकप्रिय होने में या जनता का विश्वास हासिल करने में अकेला व्यक्ति है जो बहुत जल्दी से पूरे देश में हावी हो जाएगा। और वह पूरा का पूरा प्लान, जो उनकी आशंका थी वो सामने आ गई और जो उनके प्रयास थे वो फेल हो गए। बेचैनी यह है बीजेपी की।
और बीजेपी कभी नहीं चाहती थी कि राहुल गांधी सफल होने पावे, लोकप्रिय होने पावे और विपक्षी एकता एक होने पावे, और दोनों चीजें हो गई, सामने आगे खड़ी हो गई। अब यह लाचारी है बीजेपी की।